अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। Brought to you by Sensodyne K। शुगर यानी चीनी का नाम सुनकर आपके मन में दो तरह के ख्याल आते होंगे। पहला स्वादिष्ट पकवान या पेय पदार्थ जिनसे स्वाद इंद्रियां जागृत होती हैं, और दूसरा मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों की जड़, जिससे जितना बचा जाए उतना बेहतर। लेकिन इससे बचना इतना भी आसान नहीं है। आज के समय में चीनी के बिना जीवन मुकम्मल नहीं लगता, मगर इस मिठास का दूसरा पहलू बेहद कड़वा है। इतिहास में चीनी के लिए जितना खून बहा शायद ही किसी और चीज़ के लिए बहा होगा। गुलामों की खरीद बिक्री से लेकर तख्ता पलट और तानाशाही तक इसी चीनी के दाने से रचे गए। राजनीतिक फेरबदल का सबसे बड़ा उदाहरण क्यूबा का है, जहां चीनी उद्योग को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी फौज उतार दी थी। तो आज हम जानेंगे चीनी की पूरी कहानी क्या है और चीनी ने अमेरिका की पॉलिटिक्स को कैसे बदला। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी चीनी की। चीनी के दो मुख्य सोर्सेज हैं। एक है चुकंदर जैसे शुगर बीट्स, दूसरा है शुगर केन यानी गन्ना। ये ज़्यादा पॉपुलर और आसान है। गन्ने के रस को उबालकर उसको केमिकल से साफ किया जाता है। इस तरह चीनी मिलती है जिसका इस्तेमाल खाने से लेकर दवाइयों तक में होता है। आज के दौर में विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। पूरी दुनिया में चीनी बनने लगी है। भारत की बात की जाए तो हम खपत के मामले में पहले और बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आते हैं, और इस प्रोसेस में वाजिब कीमत भी सुनिश्चित की गई है। हर कोई अफोर्ड कर सकता है, मगर अतीत में ऐसा नहीं था। चीनी किसी लग्जरी प्रोडक्ट से महंगी थी। राजा महाराजा एक आध किलो चीनी के लिए गिड़गिड़ाया करते थे। उस दौर में चीनी को सफ़ेद सोना कहा जाता था। तो क्या है इतिहास? प्राचीन समय में लोग मिठास के लिए दूध और शहद पर निर्भर थे। पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं में इनका जिक्र भी मिलता है। दूध और शहद के बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती थी। वो परंपरा आज तक कायम है। हालांकि मिठास का दूसरा विकल्प मिल चुका है। ये कैसे मिला? 10,000 ईसा पूर्व में पापुआ न्यू गिनी में गन्ने की खोज हुई। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में बसा है। जब वहाँ के लोगों ने गन्ने को चबाया तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। जिसको वे घास समझ रहे थे उसमें मीठापन भरा हुआ था। धीरे धीरे ये उनके भोजन का हिस्सा बन गया। कालांतर में ये गन्ना व्यापारियों के जरिए भारत तक पहुंचा। 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में गन्ने के रस से ठोस चीनी बनाने की तरकीब खोजी गई। इसने शुगर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। गन्ना भारी होता था, ज़्यादा जगह भी लेता था, उसको बहुत दिनों तक स्टोर नहीं किया जा सकता था। चीनी के आविष्कार ने सारी समस्याओं को एक झटके में सुलझा दिया। हालांकि भारतीय शासकों ने इस तरकीब को लंबे समय तक दुनिया से छिपा कर रखा। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पर्शिया के राजा डारियस प्रथम ने भारत पर हमला किया। उसके साथ गन्ना और चीनी बनाने की तकनीक पर्शिया तक पहुंची। डारियस के दौर में गन्ना पूरे मिडिल ईस्ट में उपजाया जाने लगा। फिर 7वीं सदी में अरबों ने पर्शिया पर आक्रमण किया। उन्हें साम्राज्य के साथ साथ चीनी भी मिली। इसके बाद अरब जहां कहीं गए अपने साथ गन्ना और चीनी की टेक्नोलॉजी भी लेकर गए। इस तरह चीनी मोरक्को और स्पेन तक पहुंच गई। 11वीं सदी के अंत में क्रुसेड यानी धर्म युद्ध शुरू हुआ। यूरोप के ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच ये लड़ाई मिडिल ईस्ट तक फैली। उस दौर में यूरोपियंस का पहली बार चीनी से साबका पड़ा। उन्हें पता चला एक सफ़ेद चीज़ है जो पानी में अपने आप घुल जाती है और इससे शरीर को तत्काल एनर्जी मिलती है। उसी समय बहुत सारे यूरोपियन सैनिकों की मौत डायरिया से हो रही थी। चीनी वाले ड्रिंक ने कईयों की जान बचाने में मदद की। इससे चीनी की ख्याति पूरे यूरोप में फैलने लगी। तब भी ये सबकी पहुंच में नहीं थी। इसकी दो बड़ी वजहें थी। पहली, गन्ने की खेती में मेहनत बहुत लगती थी। फसल की रोपाई से लेकर कटाई तक में ताकतवर मजदूरों की ज़रूरत थी, मगर यूरोप के लोग मजदूर के तौर पर काम करने से परहेज करते थे। दूसरी बात, गन्ने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल काम था। इसलिए जहाँ पर खेती होती थी वहीं पर चीनी के प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री लगानी पड़ती थी, मगर ये भी मजदूरों की कमी के चलते संभव नहीं था। इस बीच यूरोप में चीनी की मांग कई गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन सप्लाई कम थी। इसके चलते कीमत दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ने लगी। इसलिए जल्द से जल्द नया सोर्स ढूंढना ज़रूरी हो गया था। तभी एक चमत्कार हुआ। 15वीं सदी में एज ऑफ डिस्कवरी की शुरुआत हुई। यूरोप के ताकतवर राजा महाराजा खोजियों को जहाज़ में बिठाकर समंदर में भेजने लगे नई ज़मीन की तलाश करने के लिए। इसी क्रम में 1492 ईस्वी में पुर्तगाली खोजी क्रिस्टोफर कोलंबस हिस्पेनियोला द्वीप पहुंचा। ये द्वीप कैरेबियन सागर में बसा है। इस पर दो देश बसे हैं। पूरब की तरफ है डोमिनिकन रिपब्लिक, जबकि पश्चिम में हेती है।
कोलंबस ने आगे जाकर अमेरिका और क्यूबा समेत कई और देशों का रास्ता यूरोप के लिए खोला। कोलंबस इटली में पैदा हुआ था, उसको एशिया पहुंचने का एक छोटा रास्ता तलाश करने की धुन चढ़ी थी। कोलंबस को असल में भारत और चीन पहुंचना था। भारत की समृद्धि के किस्से तब दूर दूर तक फैले हुए थे। मसालों का यश दुनिया भर में फैला हुआ था। सोने की भी बड़ी चर्चा थी। कोलंबस को भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजना था। उसने पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन को मनाने की कोशिश की ताकि कोई उसकी समुद्री यात्राओं का खर्च उठाने को तैयार हो जाए, मगर निराशा हाथ लगी। आखिरकार कोलंबस स्पेन पहुंचा। वहाँ के राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला स्पॉन्सर करने के लिए राजी हो गए। उन्हें लगा कि अगर कोलंबस ने ऐसा कर दिखाया तो एशिया के साथ मसालों के कारोबार का नया मार्ग शुरू हो जाएगा। उन्होंने कोलंबस से वादा किया, अगर कोई नई जगह मिलती है तो उसको वहाँ का गवर्नर बना देंगे। जो भी दौलत वो स्पेन लाएगा उसका 10% हिस्सा भी उसको मिलेगा। उसका पहला टूर काफ़ी सफल रहा। मार्च 1493 में कोलंबस वापस स्पेन पहुंचा। वहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ। सितंबर 1493 में वो दूसरे टूर पर निकला। उसका मकसद खोजे गए द्वीपों के मूल निवासियों को ईसाई बनाना था। इसी टूर पर वो अपने साथ गन्ना लेकर गया। फिर कैरिबियन द्वीपों में एक्सपेरिमेंट के तौर पर गन्ने की खेती शुरू हुई। एक्सपेरिमेंट सफल रहा। वहाँ गन्ना सर्वाइव कर गया। इसने स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे औपनिवेशिक देशों को चौकन्ना कर दिया। वे इस खोज का फायदा उठाने के लिए भागे। उन्होंने कैरिबियन और साउथ अमेरिका की कॉलोनियों में गन्ने की खेती शुरू की, लेकिन मजदूरों की जरूरत तो वहाँ भी थी। इसके लिए स्थानीय लोगों को मजबूर किया गया, मगर अधिकतर लोगों ने इसका विरोध किया। उनकी हत्या करवा दी गई। बाकी लोग यूरोपियंस के संपर्क में आकर बीमारियों से मर गए। जो बच गए वे कहीं छिपकर रहने लगे। जब मजदूरों की शॉर्टेज हुई तब औपनिवेशिक देशों का ध्यान अफ्रीका महाद्वीप की तरफ गया। वहाँ गुलामों का व्यापार जोर पकड़ रहा था। जब तक गुलामी प्रथा चली तब तक अफ्रीका से कम 1.25 करोड़ लोगों को जबरन यूरोप की कॉलोनियों में काम करने के लिए भेजा गया। इनमें से 70% लोग गन्ने के खेतों में काम करते थे। वहाँ उन्हें उनकी मौत तक काम करवाया जाता था। 1/3 लोग प्लांट पर पहुँचने के 3 बरस के भीतर दम तोड़ देते थे। यूरोपियंस का जोर पुराने गुलामों को बचाने के बजाय नए गुलामों को खरीदने पर रहता था। ये पूरा खेल था पैसे का। इसमें इंसानी जिंदगी और पीड़ा के लिए कोई जगह नहीं थी। 1787 में ब्रिटेन के मानवाधिकार कार्यकर्ता विलियम फॉक्स की लिखी बात एकदम सटीक बैठती थी। उन्होंने लिखा था, मीठी चाय का हर एक प्याला इंसानी खून के धब्बों से सना है। 18वीं सदी के अंत में यूरोप में गुलामी प्रथा की मुखालफत होने लगी थी। आखिरकार 1807 में ब्रिटेन ने अपने यहाँ गुलामों की खरीद बिक्री पर बैन लगा दिया। 1833 तक बैन उसकी कॉलोनियों पर भी लागू हुआ, मगर मजदूरों की ज़रूरत बरकरार थी। इसके लिए ब्रिटेन नया सिस्टम लेकर आया। भारत में गरीबी बढ़ी हुई थी। लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार थे। उनको नौकरी और बेहतर भविष्य का लालच देकर विदेशों में भेजा जाने लगा। ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत होता था, लेकिन असलियत काफ़ी अलग थी। प्लांटेशन पर उनका ज़बरदस्त शोषण होता था। उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए जाते थे और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर उनको वापस लौटने भी नहीं दिया जाता था। इसको गिरमिटिया सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सिस्टम के तहत लगभग 35 लाख भारतीयों को मॉरिशस, फिजी, जमैका, गिनी, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया। उनके वंशज इन देशों में आज मुकम्मल पहचान हासिल कर चुके हैं। इस सिस्टम पर आखिरकार 1917 में रोक लगी। ये तो हुआ चीनी का इतिहास और भूगोल। अब पॉलिटिकल चैप्टर की तरफ चलते हैं। कैसे चीनी ने अमेरिका की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। कैरिबियन सागर में बसा सबसे बड़ा देश है क्यूबा। ये अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट से महज 150 किलोमीटर दूर है। लगभग 1 करोड़ 12 लाख की आबादी वाला है मुल्क सिगार, फिदेल कास्त्रो और 1962 के मिसाइल संकट के लिए जाना जाता है। वो मिसाइल संकट जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध होते होते रह गया। दरअसल सोवियत संघ ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलों का बेड़ा तैनात करने का प्लान बनाया था। इसकी भनक अमेरिका को लग गई थी। उसने विरोध किया और हमले की चेतावनी दे डाली। बाद में सोवियत संघ पीछे हट गया, मगर इसने क्यूबा और अमेरिका के बीच जो दरार पैदा की वो कभी नहीं भर पाई। क्यूबा अमेरिका के सबसे करीब बसे देशों में से है, फिर भी दोनों के बीच तनातनी चलती है। हालांकि हमेशा ऐसे हालात नहीं थे। एक समय पर अमेरिका और क्यूबा एक दूसरे के अच्छे वाले दोस्त थे और इसकी एक कड़ी चीनी से जुड़ी हुई थी। क्यूबा लगभग 4 बरसों तक स्पेन की कॉलोनी था। स्पेन ने क्यूबा में गन्ने की खेती 16वीं सदी में ही शुरू कर दी थी, मगर वहाँ तंबाकू की खेती पर ज़्यादा जोर था। गन्ने की खेती बड़ी मात्रा में क्यूबा के पड़ोस में होती थी, हेती में। हेती 1660 में फ्रांस की कॉलोनी था। अगस्त 1791 में हेती में गुलामों ने गोरे मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह सफल रहा। हेती को आज़ादी भी मिल गई, मगर वहाँ का चीनी उद्योग खत्म हो गया। चीनी की एक बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्री बंद पड़ गई थी, जबकि डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। इसमें क्यूबा को मौका दिखाई दिया। उसने अपने यहाँ चीनी उद्योग को बढ़ाने का प्लान बनाया। उसी दौरान हेती से बड़ी संख्या में गोरे फ्रेंच भागकर क्यूबा पहुंचे।
उनके पास पैसा था और प्रोडक्शन बढ़ाने की तकनीक भी थी। अब ज़रूरत थी मज़दूरों की। इसके लिए फिर से अफ्रीका महाद्वीप का सहारा लिया गया। जबकि ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देश गुलामों की खरीद बिक्री बंद कर रहे थे, स्पेन ने क्यूबा में इसको जारी रहने दिया। इसका उन्हें दोहरा फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा तो उन्हें पैसे में हुआ, दूसरा फ़ायदा था वफादारी। गुलामों के खून पसीने से चीनी उद्योग फल फूल रहा था। अमेरिका उनका सबसे बड़ा खरीदार था। इस आमदनी का फ़ायदा क्यूबा के स्थानीय लोगों को मिल रहा था। स्पेन ने दिखाया ये सब उसकी वजह से हो रहा है, इसलिए लंबे समय तक उनके खिलाफ क्यूबा में कोई विद्रोह नहीं हुआ। पहला बड़ा विद्रोह होते होते 1868 का साल आ गया। उस बरस 10 अक्टूबर को बगान मालिक कार्लोस डे सीस्पिडस ने क्यूबा को आज़ाद घोषित कर दिया। उसका आरोप था कि स्पेन बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहा है, जिसके चलते हमारी आमदनी मर गई है। आज़ादी की घोषणा के अगले ही दिन कार्लोस ने अपने गुलामों को आज़ाद कर दिया और स्पेन के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसकी गुरिल्ला सेना ने स्पेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1874 में कार्लोस जंग के मैदान में मारा गया। उसकी मौत के बाद उसकी सेना अलग अलग गुटों में बंट गई। बाद में दोनों पक्षों के बीच शांति समझौता हो गया। दूसरा बड़ा विद्रोह 1895 में शुरू हुआ। इसके नायक थे होजे मार्टी, मगर शुरुआत में ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनके बाद के लीडर्स ने इस विद्रोह को जारी रखा। इस बार स्पेन ने खतरनाक दमन चक्र चलाया। विद्रोहियों के साथ साथ आम लोग भी इसमें पिसे। तब विद्रोहियों को अमेरिका से उम्मीद दिखी। उन्होंने स्पेन के अत्याचार की तस्वीरें छिपाकर अमेरिका को भेजनी शुरू की। उन्हें वहाँ जोसेफ पुलित्जर और विलियम हर्स्ट के अखबारों ने हाथों हाथ लिया। अमेरिका का प्रेस क्यूबा में स्पेन के शासन के खिलाफ था। तस्वीरें मिलने के बाद उनका अटैक तेज हो गया। प्रेस ने स्पेन के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। स्पेनिश जनरलों को कसाई तक लिखा। धीरे धीरे जनता स्पेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी। इस दबाव का असर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति विलियम मैकिनली पर भी पड़ा। उन्होंने स्पेन को धमकी दी, बोले क्यूबा को आज़ाद करो वरना हम विद्रोहियों को हथियार भेजना शुरू कर देंगे। जनवरी 1898 में अमेरिका ने अपना जंगी जहाज़ USS मायन क्यूबा के पास भेज दिया। स्पेन अमेरिका की मांगे मानने की तैयारी में था, मगर स्पेन के अखबारों ने इसकी आलोचना की, लिहाजा मामला बढ़ता गया। फिर आई 15 फरवरी 1898 की तारीख। रात के 9:40 पर जहाज़ में जोर का धमाका हुआ। इसमें 261 अमेरिकी सैनिक मारे गए। धमाके की असली वजह का भी पता नहीं चल पाई, मगर अमेरिका में बहुमत की राय ये थी कि हमला स्पेन ने किया है, इसलिए बदला लेना ज़रूरी है। आखिरकार अप्रैल 1898 में अमेरिका ने स्पेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मकसद था क्यूबा को आज़ादी दिलाना। स्पेन इस लड़ाई में टिक नहीं पाया। उसको क्यूबा पर से अपना दावा छोड़ना पड़ा, मगर आज़ादी अभी भी दूर थी। स्पेन के जाने के बाद अमेरिका ने क्यूबा को अपनी कॉलोनी बना लिया। 1901 में अमेरिका ने अपने सैनिकों को बाहर निकालने का प्लान बनाया, मगर कुछ शर्तों के साथ। क्या थी ये शर्तें? क्यूबा में अमेरिका की संपत्तियों की सुरक्षा की जाएगी। अमेरिका जब चाहे तब क्यूबा में सेना भेज सकता है। साथ ही साथ अमेरिका ने अपने नौसैनिक अड्डों के लिए ज़मीन भी ली। इनमें से एक गुआंतनामो बे भी था। क्यूबा में अधिकतर लोग इसके खिलाफ थे, मगर अमेरिका के कब्जे को ख़त्म करने का दूसरा कोई विकल्प नहीं था। आखिर में उन्हें मांगें माननी पड़ी। इस तरह मई 1902 में क्यूबा को आज़ादी मिल गई। हालांकि उस पर अमेरिका का साया मंडराता रहा। क्यूबा में अमेरिका का एक और बड़ा लालच था, वहाँ का चीनी उद्योग। क्यूबा की आज़ादी के वक्त चीनी मुल्क का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट था। क्यूबा के निर्यात का 80% हिस्सा चीनी था। उसमें से भी अधिकतर निर्यात अमेरिका पहुंचता था। अमेरिका ने क्यूबा के साथ जो समझौता किया था उसमें चीनी का कोटा भी तय किया गया था। समझौते के तहत क्यूबा हर साल तयशुदा अमाउंट में चीनी अमेरिका को भेजता रहेगा। इसने क्यूबा को सिक्योरिटी तो दी, मगर इस चक्कर में उसका फोकस गन्ने पर शिफ्ट हो गया। बाकी फसलों को कोई तरजीह नहीं दी गई। इस तरह उनका भविष्य चीनी की डिमांड पर निर्भर रहने लगा। फिर आया 1906 का साल। अमेरिका ने क्यूबा में अराजकता का बहाना बनाकर सेना उतार दी। उनका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं था। क्यूबा की चुनी हुई सरकार हटा दी गई। जानकार कहते हैं अमेरिका का मकसद कुछ और था। क्यूबा उस वक्त चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश था और अमेरिका को अपने बिजनेस इंटरेस्ट की रक्षा करनी थी, इसलिए उसने सेना भेजी थी। क्यूबा में अमेरिका के वर्चस्व ने अमेरिकी कंपनियों के लिए कमाई का नया दरवाज़ा खोल दिया था। इनमें से एक कंपनी थी यूनाइटेड फ्रूट। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में केले के व्यापार के लिए जानी जाती थी। केला भी उस वक्त लग्जरी प्रोडक्ट था। केले पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए यूनाइटेड फ्रूट ने कई देशों में तख्ता पलट करवाया और अपनी पसंद के शासकों को गद्दी पर बिठाया। ऐसे देशों के लिए एक टर्म का इजाद हुआ, बनाना रिपब्लिक। इस यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने क्यूबा में चीनी उद्योग में हाथ आजमाया। उसने क्यूबा में खूब फायदा कमाया। कई प्रांतों की सरकारें उसकी मुट्ठी में थी। 1909 में अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद भी बना रहा। फिर आया 1914 का साल।
पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। जंग सिर्फ मैदानों में ही नहीं लड़ी जा रही थी, समंदर में भी हो रही थी। इसके चलते सप्लाई रूट प्रभावित हुआ। नतीजतन चीनी की सप्लाई ठप पड़ गई। इस जंग में क्यूबा को मौका दिखा, वहाँ लड़ाई का असर नहीं था। उसने चीनी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इसके लिए गन्ने की खेती बढ़ाई गई, दूसरी फसलों को खत्म करके गन्ने के लिए ज़मीन तैयार की गई। विश्व युद्ध के दौरान चीनी की कीमतें 7 गुना तक बढ़ चुकी थी। इसका उन्हें ज़बरदस्त लाभ मिला। उस समय क्यूबा को दुनिया का सबसे अमीर देश कहा जाने लगा था, मगर जैसे ही जंग खत्म हुई, सारा वैभव अर्श से फर्श पर आ गया। सप्लाई लाइन खुल चुकी थी, बाकी देश भी चीनी की सप्लाई कर रहे थे, जिसके चलते चीनी की भरमार हो गई। और फिर वही हुआ जो होना था, कीमत क्रैश कर गई। अमेरिकी कंपनियों ने तो अपना सर बचा लिया, उन्हें अमेरिकी सरकार का सपोर्ट हासिल था, मगर क्यूबा की लोकल कंपनियों को बड़ा झटका लगा। तब जाकर क्यूबा ने चीनी पर से निर्भरता कम करने की कोशिश शुरू की। हालांकि इस कोशिश में वे बहुत सफल नहीं हुए। 1929 की आर्थिक मंदी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। उसके बाद अमेरिका ने क्यूबा से आयात पर कई प्रतिबंध लगा दिए, जिसके चलते क्यूबा में आर्थिक संकट पैदा हुआ। नतीजतन 1933 में सैन्य तख्ता पलट हुआ। अगले 2.5 दशकों तक क्यूबा में सैन्य सरकारों का आना जाना लगा रहा। इसके खिलाफ फिदेल कास्त्रो ने विद्रोह किया। वो क्रांति जनवरी 1959 में सफल हुई। कास्त्रो ने सभी कंपनियों को नेशनलाइज कर दिया। धीरे धीरे कास्त्रो का झुकाव सोवियत संघ की तरफ बढ़ने लगा। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद अमेरिका ने ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया। अमेरिका ने चीनी का आयात बंद कर दिया। चीनी मिलों की मशीनरी की सप्लाई भी रोक दी, जिसके चलते क्यूबा को सोवियत संघ पर निर्भर होना पड़ा। लेकिन ये मुनाफे का सौदा नहीं था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये और नीचे गया। मौजूदा समय में क्यूबा की शुगर इंडस्ट्री घुटनों के बल चल रही है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी चीन से है। सोशल मीडिया कंपनी एक्स और कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क चीन के दौरे पर हैं। वो पहले भारत आने वाले थे, मगर ऐन मौके पर भारत का दौरा स्थगित कर दिया। कहा कि टेस्ला से जुड़ी कुछ बेहद ज़रूरी व्यस्तताएं हैं। इसी दावे के बीच वो चीन पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क चीन में टेस्ला कार की ऑटो मोड तकनीक डेवलप करना चाहते हैं। फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड अमेरिका में चल रहा है, लेकिन इसे चीन में नहीं लाया जा सका है। इस तकनीक के चलते अमेरिका में 10 से ज़्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए इसकी फुल सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठते रहते हैं। खैर, मस्क के चीन दौरे की तरफ लौटते हैं। मस्क ने चीन में नंबर 2 यानी प्रधानमंत्री ली चियांग से मुलाकात की। चियांग ने कहा कि चीन के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खुले रहेंगे। लेकिन मस्क भारत का दौरा छोड़कर चीन क्यों पहुंच गए? 2 वजहें इसकी बताई जा रही हैं। पहली, चीन में कंपनी पर बढ़ता दबाव। चीन में इलेक्ट्रिक कारों की ओवर सप्लाई हुई है। वहाँ इलेक्ट्रिक कार बनाने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में खपत से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार की सप्लाई हो रही है, इसलिए टेस्ला को चीन में कड़ी टक्कर मिल रही है। दूसरी वजह है बीजिंग ऑटो शो। ये चीन का गाड़ियों का सबसे बड़ा शो है। 25 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाला है। इसमें गाड़ियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कहा जा रहा है मस्क इसमें शामिल होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चीन जाने का प्लान बनाया। इस मसले पर विस्तार से समझने के लिए हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। हमने उनसे पूछा टेस्ला को भारत में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन टेस्ला ने भारत में कुछ साल पहले भी एक अर्जी लगाई थी कि हमें यहाँ पर जो हमारा सामान है या गाड़ियां हैं उनको कुछ कंसेशनल रेट पे कस्टम ड्यूटीज होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है, इंपोर्ट कॉस्ट यहाँ पर कम होनी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से कुछ विशेष अधिकार मांगे थे अपनी गाड़ियां यहाँ पर इंपोर्ट करने के सस्ती दरों पर, जिसके लिए भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया था। तो ये कारण था वो यहाँ पर नहीं आ पाए। भारत सरकार ने उनको ये कहा था कि आप पुर्जे यहाँ पर ले आइए, यहाँ लाके आप गाड़ी असेंबल करिए, या आप अपनी गाड़ी की फैक्ट्री यहाँ लगा लीजिए। दोनों चीजों से उन्होंने उस टाइम इनकार कर दिया था। इस वजह से वो यहाँ पर पहले नहीं सेटअप कर पाए। एलॉन मस्क ने भारत का दौरा स्थगित कर दिया, मगर वो चीन चले गए। इस तरजीह की वजह क्या है? क्या चीन टेस्ला के लिए भारत से बड़ा बाजार है? ये जो उन्होंने भारत का दौरा कैंसिल करके और चाइना का दौरा बनाया है, कैंसिल या पोस्टपोन जो भी उन्होंने बताया है, उसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण ये है कि चाइना में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट है उसमें चाइना की अपनी एक कंपनी है BYD। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि BYD एक लिमिटेड तौर पर भारत में भी साउथ इंडिया में मौजूद है। उस BYD की सेल टेस्ला, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी EV बनाने वाली कंपनी है, उस BYD की सेल चाइना में टेस्ला से एक्सीड कर गई है। पिछले क्वार्टर की हम बात करें तो टेस्ला की सेल 8.5% गिरी है वहां पर। तो एक तो एलन मस्क साहब को ये चिंता थी। दूसरा उनका विजिट का कारण था कि एक उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी निकाली है, सेल्फ ड्राइविंग कार जिसको कहते हैं, वो उसका एक तरह से सॉफ्टवेयर है, उसको वो वहां पर इंट्रोड्यूस करने गए हैं। उनको लगता है कि मुझे वहां पर कुछ ऐसी चीज लानी चाहिए जो कि चाइना में इस टाइम पूरी तरह से नहीं। हालांकि चाइना भी सेल्फ ड्राइविंग कार पे काम कर रहा है, पर वो एक कदम चाइना से आगे रखना चाहते थे। दूसरा कारण ये था उनकी गिरती हुई सेल। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि वो चाइना की मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी खुद की करीब करीब आधी प्रोडक्शन इस समय चाइना में होती है और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अगर और अमेरिका के बाद सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर टेस्ला की कहीं है तो वो चाइना में है। तो इन कारणों से वो चाइना को दरकिनार तो कभी भी नहीं कर सकते थे। और अंदर की बात तो ये भी सुनने में मिलती है कि जब उन्होंने भारत आने का निर्णय लिया और सारी दुनिया में चर्चा होने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी से एलन मस्क साहब की मीटिंग है, तो कुछ ऐसी भी खबर आई, हालांकि कंफर्म नहीं है, कि चाइना से उनको एक धमकी मिली कि अगर आप पहले भारत गए तो, अब ये तो आप समझ सकते हैं जब धमकी होती है तो उसका क्या असर होता है, तो उनको कुछ ऐसा संदेश मिला कि अगर आप गए तो शायद चाइना उनकी तरफ अपना रुख और सख्त कर दे। और हम सब जानते हैं कि चाइना ने विदेशी इन्वेस्टमेंट की तरफ से अपना रुख कैसा रखा हुआ है। उन्होंने यहां तक किया है कि विदेशी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट होकर जो कंपनी वहां बनती है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी डाल दिए और वो चाहते हैं कि वो कंपनी के निर्णय जो लिए जाएं वो सीसीपी के रिप्रेजेंटेटिव्स की मर्जी के बगैर नहीं लिए जाएं। तो ये सीधा सीधा मैं इसको दखलंदाजी मानता हूं। तो मैं समझता हूं उनको किसी प्रकार की कोई ना कोई संदेश सीक्रेटली मिला होगा। हालांकि एलन मस्क साहब ने कहा कि फिलहाल मैं इसको पोस्टपोन कर रहा हूं, मैं टेस्ला के कुछ कार्यों में बिजी हूं, पर मैं इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ रहा हूं कि जरूर चीन से कोई ऐसा संदेश आया है कि आप भारत नहीं जाएंगे, आप यहाँ आएंगे। और उन्होंने पहले जाते ही वहां पर जो चाइनीज काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल प्रमोशन ट्रेड है उनके चेयरमैन से मुलाकात करी, ली कियांग जो वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात करी। ऐसा लगता है कि प्रमोशन के अलावा उन्होंने सिचुएशन को संभालने की भी कोशिश करी जो कि वहां बिगड़ रही थी। ये कुछ मुझे मुख्य कारण नजर आते हैं उनका। ऑल ऑफ अ सडन ये चाइना का दौरा ये कुछ राज जरूर खोलने वाला है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी इजराइल हमास जंग से जुड़ी है। इजराइल के रफा पर हमले की योजना का जबरदस्त विरोध हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 28 अप्रैल को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। उन्होंने नेतन्याहू को बिना पुख्ता प्लान के रफा पर अटैक नहीं करने की बात कही। इजराइल ने रफा पर अभी तक फुल अटैक शुरू नहीं किया, हालांकि वो शहर के कई इलाकों को निशाना बना रहा है। रफा गाजा पट्टी के सुदूर दक्षिण में बसा है। इजिप्ट की सीमा से लगा हुआ लगभग 15 लाख विस्थापित लोग वहां रह रहे हैं। इजराइल के हमले की स्थिति में उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इस बीच फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने अमेरिका से अपील की है। बोले अमेरिका ही ऐसा देश है जो इजराइल को रफा पर हमला करने से रोक सकता है। अगला अपडेट संघर्ष विराम से जुड़ा है। इजिप्ट में युद्ध विराम को लेकर इजराइल और हमास के बीच बात हो सकती है। इजिप्ट ने सुलह करवाने की पेशकश की है, मगर सब कुछ सही रहा 3 हफ्तों के लिए युद्ध रुक सकता है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा अगर ये समझौता हो गया तो हम रफा पर हमला टाल सकते हैं, लेकिन इजरायली सरकार में ही इसका विरोध होना शुरू हो गया। गठबंधन सरकार के दक्षिणपंथी नेताओं का कहना है कि किसी भी कीमत पर रफा पर हमला ना टाला जाए। अगला अपडेट है अमेरिका से। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में चल रहे प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अब तक अमेरिका में 300 से ज़्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कईयों को बर्खास्त भी किया गया है। फिलहाल ये अमेरिकी राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हमने विस्तार से इस बारे में दुनियादारी के एक एपिसोड में बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।